हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। और देश के लिए अगर कुछ करना है और एनडीए क्रैक करना है तो हमसे जुड़िए। और हमारा मेन मिशन है आप लोगों को एनडीए में सक्सेस दिलवाना। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है ना। हम अभी क्रैश कोर्स को शुरू किया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट को बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, और भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आने पर आपको मिलेगा क्या, सारे वीडियोस के अपडेट प्लस जितनी भी रेगुलर क्विज़ेस होती हैं उनके अपडेट्स। तो गाइस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? पिछले लेक्चर में हमने अर्थक्वेक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो भाई अर्थक्वेक अगर नहीं देखा है तो उस वाले हिस्से को देख लो। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ, मोटे मोटे फॉर्म में बात हुई थी, है ना। और हम आज अर्थक्वेक के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का क्या मतलब है? जब हम इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्कस करने से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उसी क्वेश्चन पे अगर नया क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपके एग्जाम में हो जाता है। तो मेरा ये फंडा है कि भाई उन क्वेश्चंस को एकदम क्लियर कर लो। अभी हमारा क्रैश कोर्स में मेरा यही क्राइटेरिया है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते चलें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने इस आज के सेशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को डिस्कस करते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सिस्मिक वेव एज दे आर रिसीव एट सिस्मोग्राफ स्टेशन? ठीक है, सेस्मिक वेव का सही क्रम क्या है सेस्मोग्राफ स्टेशन में आने का? सेस्मोग्राफ मैंने बताया था एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो भूकंप की जानकारी देता है। इट ओनली गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विच ओनली गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक। ये भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी नहीं बताता है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करिएगा, ढूंढ के करिएगा। सेस्मोग्राफ की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड सेस्मोग्राफ? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना दोस्तों। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो भाई अच्छे से करो, मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर को अगर देखा जाए तो भाई सबसे पहले स्टेशन पे कौन सी पहुंचेगी? सबसे स्पीड में चल रही होगी, उसके बाद उससे कम स्पीड में और सबसे कम स्पीड में। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताई थी कि इन तीनों की स्पीड क्या होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? P की, फिर S की, फिर L की। तो भाई ऑर्डर भी यही होगा, सबसे पहले P पहुंचेगी, फिर S पहुंचेगी, फिर L पहुंचेगी। तो भाई इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? C वाला। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, PSNL वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड व्हाट यू मीन बाय एल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन तीनों में सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पहुंचाती है? एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इसे याद रखिएगा। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव इज एल वेव, है ना। और वो कौन सी वेव है जो सबसे तेज चलती है, सबसे हाई स्पीड में चलती है? वो पी वेव है। तो गाइज आपको ये याद रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which European country has over 200 volcano and many of them are still active? ठीक है, तो देखो भाई आप लोग प्रीमियर चलेगा या वीडियो देखते देखते लाइव कमेंट भी कर सकते हो, है ना। आप जैसी वीडियो देखो, क्वेश्चन पढ़ो और अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो फ्रेंड्स, है ना। आपको एकदम फ्री छूट है, आप बोल सकते हो और आपके आंसर एक्सेप्ट भी होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोप की वो कौन सा देश है जहां पर 200 से भी ज्यादा वॉल्केनो है और उसमें से बहुत सारे एक्टिव है ना। वॉल्केनो क्या होता है भाई? वॉल्केनो आपका अर्थक्वेक से मिलती जुलते एक एक्टिविटीज होती है। वॉल्केनो आपके पास तीन तरह के होते हैं। पहला आपका एक्टिव, दूसरा होता है डॉर्मेंट और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। व्हाट इज एक्टिव वॉल्केनो?
विच आर रेगुलर एक्टिव, और वो लगातार इरप्ट होते रहते हैं, हमें पता चलता है हाँ अभी फटेगा, ठीक है, हम लोग उसके लिए तैयार बैठे रहते हैं, ठीक। जैसे हवाई आइलैंड पे ऐसा होता है, कपल्स बैठे हुए, वोल्केनो फटा निकला, वो लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो बैठे हुए देख रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, चिल्ड मार के बैठे हुए हैं। लेकिन डोरमेंट क्या होता है, ठीक है, पता नहीं होता, अचानक से फटता है, चीख पुकार मच जाती है ना, जैसे जापान ओपान में है, अचानक से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, क्या लोग घबरा जाते हैं, चीख पुकार मचने लगती है, ठीक। और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होता है जिसके वॉल्केनो का ऊपर का हिस्सा और वेंट पूरी तरह से सूख चुकी होती है, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो किसी काम के नहीं, खत्म। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो पे बहुत सारी लेक्स या अलग अलग तरह के फीचर्स बनते हैं, जैसे टीटीकाका लेक है। टीटीकाका लेक एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के ऊपर ही है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो इस तरह से वॉल्केनो का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है, वो यूरोप की वो कौन सा देश है जहाँ पर 200 से भी ज़्यादा वॉल्केनो एक्टिव है, तो भाई इसमें आंसर है आपका आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं यूरोप में, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डेटा है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हाल में ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम करंट अफेयर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी हाल में ही एक ज्वालामुखी फटा और जिसका धुआं या जिसके जो एशेस हैं वो सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तक पहुंचे, तो उस वॉल्केनो का नाम बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दोस्तों लिख दीजिएगा। चलिए ढूंढ के बताइएगा, कैसे भी करके बताओ, लेकिन मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि आपका मेरा इंटरेक्शन रेगुलर चल रहा है और हम लोग लगातार वीडियोस के थ्रू बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आइसलैंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा अगर इस क्वेश्चन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट वेयर पी वेव्स टच द सरफेस नियरेस्ट टू द पॉइंट टू द सरफेस फ्रॉम द फोकस परपेंडिकुलर द अर्थ सरफेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड एस वेव, एंटीपोडल पॉइंट्स। तो भाई चार ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा था एपिसेंटर क्या है। तो एपिसेंटर क्या होता है मैंने पिछले बार में बताया भी था। देखो हमारे पास अर्थ के अंदर एक पॉइंट होता है, सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं फोकस। अब इसी फोकस के परपेंडिकुलर ऊपर 90 डिग्री पर जो सरफेस पे पॉइंट है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर इज द point of earthquake on the surface of earth and the actual point where the earthquake generated is known as focus। तो भाई इसमें अगर आप देखोगे तो which option perfectly fit on this question? तो देखो एंटीपोडल पॉइंट, दिस इज टोटली रॉन्ग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड एस वे, भाई पी और एस जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती, तो दिस इज रॉन्ग। पॉइंट वेयर पी वेव टच द सरफेस, नहीं, पी और एस वेव, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नियरेस्ट पॉइंट टू द सरफेस फ्रॉम द फोकस परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझिए, आपको खुद ए और बी में कंफ्यूज होंगे तो ए और बी को ध्यान से पढ़ोगे और फिर क्या करोगे, जो सबसे नियरेस्ट है उसको आंसर लगा दोगे, ठीक है। सबसे नियरेस्ट जो भी आपको मिलेगा आप उस पर अपना आंसर हिट कर देना, ठीक है। नियरेस्ट में देखो यहाँ पे दोनों से लग रहे हैं आंसर, बच्चों को दोनों लगते हैं, लेकिन अब सही आंसर कैसे पता चलेगा? आपको 2-3 बार ऑप्शन पढ़ना है और फिर देखना है कोई एक वर्ड मिले जो आपके काम का है। यहाँ पे कौन सा वर्ड मिला? परपेंडिकुलर। तो गाइज हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कितना भी पढ़ लो लैंग्वेज में आप फंस जाते हो, तो आपको कीवर्ड्स को याद रखना है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? यहाँ पे कीवर्ड है 90 डिग्री, ठीक है। फोकस और एपिसेंटर के बीच का जो रिलेशन होता है वो 90 डिग्री पर होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ से अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, Which of the following belt are associated with seismic activities? Seismic activities में इनमें से कौन सी बेल्ट जुड़ी हुई है? तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट। तो भाई इसमें जो सही आंसर होगा, देखो आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है ये तो है ही है,
है ना, जहाँ पर ये कॉन्टिनेंट आपको दिखते हैं। ठीक है, देखो मैं इनकी लोकेशन पहले आपको बता दूँ, जब लोकेशन देखोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो एक रफली अगर हम वर्ल्ड का एक मैप बनाने की कोशिश करें तो गाइस इट इज रफली मैप ऑफ वर्ल्ड, रफली बना हुआ है, भावनाओं को समझिएगा, है ना। और ध्यान से देखो ये वाला एरिया जो है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया, दिस एरिया इज अ सर्कम पैसिफिक रीजन। इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन प्लेट्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और प्लेट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है तो यहाँ वॉल्केनिक और अर्थक्वेक बहुत एक्टिव है। तो दिस इज इन, ये तो अंदर हो गया, ये तो सही है। ठीक है, सर्कम अटलांटिक बेल्ट, ठीक है, सर्कम अटलांटिक बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो ये सर्कम अटलांटिक बेल्ट ये वाली है, ये वाला रीजन। देखो सर्कम अटलांटिक बेल्ट जो है ये यहाँ पे फिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जेंट प्लेट है। डाइवर्जेंट प्लेट जो होती हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है ये डाइवर्जेंट प्लेट का एरिया है, यहाँ पर अर्थक्वेक की एक्टिविटीज बहुत ही कम है। ठीक, लेकिन देखो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो ये वाली है, यहाँ वाली जो बीच में एकदम, तो ये तो है। इसके अलावा मिड अटलांटिक बेल्ट ये भी है। तो यहां पर देखो ये वाली नहीं है, कौन सी? 2 नंबर वाली नहीं है। अब 2 नंबर वाली देखो किस में नहीं है, तो भाई ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो देखो विच वाइल एसोसिएटेड विद सेस्मिक एक्टिविटीज, तो सेस्मिक एक्टिविटीज का मतलब है वॉल्केनिक इरप्शन प्लस अर्थक्वेक बोथ, है ना। तो इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप मॉडिफाई कर लेते हो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाता है। एग्ज़ाम में यूपीएससी के पेपर्स को करने के लिए कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन होता क्या है, पेपर में कॉमन सेंस कम और नॉनसेंस ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो इसीलिए पेपर में दिक्कत पैदा होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस को नॉनसेंस मत बनने दीजिए, अपने कॉमन सेंस को अच्छे से जनरेट करो फ्रेंड्स, और इसमें वर्क करते जाइए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज स्टडीज बाय। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की या पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के अंदर की जितनी भी गतिविधियां है उसको हम स्टडी करना किससे करते हैं? तो यहाँ पे जियोस्टी, जियोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक या सेस्मोलॉजी। तो भाई देखो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो नहीं होगा, क्योंकि जियोलॉजी तो पूरा मिट्टी के अंदर की बात आ जाती है। इसमें देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आपका सेस्मोलॉजी, ये दोनों है। अब इन दोनों में कौन सा बेटर ऑप्शन है वो हमें देखना है। क्यों? क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमने अच्छा खासा पढ़ रखा होता है, तो हम 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और उन 2 में से कौन सा नहीं होगा बस हमें ये जानना होता है। तो देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सेस्मोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है ये सिर्फ बता रही कि भाई हमारे कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशन कैसे बने, इसका इतिहास बताती है ना। अर्थ के ऊपर की सारी चीज़ें कैसे बनी ये इस थ्योरी के थ्रू हमें पता चलता है। कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इनसाइड, हमारे ऊपर इनसाइड की बात आ रही है। इनसाइड मतलब अंदर की बात आ रही है। तो जब हम अंदर की स्टडी को जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वो अंदर की स्टडी हमें कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी सेस्मोलॉजी पे। तो भाई ये बहुत आसान सा था, लेकिन सोचने पर है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको जल्दी पेपर में या कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ये कैसे होगा? ये आपके कॉमन सेंस पे होगा। भाई कॉमन सेंस बहुत ही अनकॉमन होता है लोगों के पास, लेकिन जो इस कॉमन सेंस को जनरेट कर लेता है, भाई यूपीएससी हमेशा पेपर ऐसा बनाता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो वो कैसे होगा
आपके कॉमन सेंस पे। तो कई जगह पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, बट आप लोग या ज़्यादातर लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं वो नॉनसेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नॉनसेंस मत यूज़ करिए, अपने नॉनसेंस की जगह कॉमन सेंस को डेवलप करिए। चलिए भाई, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आता है क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। अब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इनमें से हम किससे नापते हैं, तो कौन सी स्केल यूज होती है, तो ब्यूफोर्ड और सेकेंड स्केल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है दोनों स्केलों का काम अलग। तो बचा कौन सा, रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल। तो इसमें से कौन सी यूज होती है, देखो मार्केली और रिक्टर दोनों स्केलें यूज होती हैं, लेकिन अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी हम सबसे ज़्यादा नापते हैं हमें वही आंसर लगाना है। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के बारे में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स, रिक्टर स्केल की जब हम बात करते हैं, है ना, तो रिक्टर नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। और रिक्टर स्केल पर कितनी रीडिंग होती, 1 से 10 तक। रिक्टर स्केल पर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर कितने का डिफरेंस आता है, तो उसमें डिफरेंस आता है 10 टाइम्स। If we go from one scale to another scale, the difference which we got is 10 times। ठीक, 10 की पावर में आता है, 10 की पावर में, है ना। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो भाई 1 से 2 गए तो 10 का, 2 से 3 गए तो 10 का, 3 से 4 गए 10 का, लेकिन 2 से 4 गए तो 100 का। तो ये 10 की पावर में चल रहा है। अब ये 10 की पावर में क्यों चलता है, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि रिक्टर साहब ने जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे तो वो उन्होंने लॉग टेबल का इस्तेमाल किया। ही डन हिज ऑल कैलकुलेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और जब उन्होंने एंटी लॉग लिया तो बेस आ गया कितना, h का। तो ये याद रखिएगा, रिक्टर स्केल की सारी कैलकुलेशन किस सीरीज में चलती है, ये कैलकुलेशन जो होती है, ठीक है। देखो वैसे तो देखने में लगा था वो जीपी में चल रही है ना, क्यों, क्योंकि भाई 10 की पावर 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा था, तो ये जीपी लग रही है। बट एक्चुअली इट इज नॉट जीपी, इट इज लॉग सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज। ऑल द कैलकुलेशन हैपेंस इन लॉग सीरीज। तो आपको ये याद रखना है। अगर याद रखोगे तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। और वो तभी क्लियर होंगी जब आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो। तो भाई इसका सही आंसर है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 0 से 10 तक की स्केल्स रीडिंग्स पाई जाती हैं, इनमें याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सरफेस वेव इन द अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल और सरफेस वेव पृथ्वी के अंदर कहाँ से उत्पन्न होती है। तो भाई ऑप्शन है, द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ, द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एपिसेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एपिसेंटर विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, पहला बोल रहा है कि फोकस, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ, ठीक, वो फोकस जो पृथ्वी के अंदर है। फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, फोकस जो सरफेस पे है। एपिसेंटर जो सरफेस पे है, या एपिसेंटर जो सरफेस के नीचे है। तो अब देखो मैं थोड़ी देर पहले इसको समझाया भी था और बताया भी था। भाई देखो यहाँ पर आपका फोकस होता है और यही फोकस जो होता है इनको जनरेट करता है। वो कहाँ है, विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि ये तीनों वेव्स की बात हो रही है। तो तीनों वेव्स को जनरेट कौन करता है, फोकस। एपिसेंटर तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये हमें महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए। ठीक, ये याद रखिएगा। सरफेस पे फोकस कभी मिलता नहीं है और एपिसेंटर कभी बॉडी के अंदर मिलता नहीं है। तो ये दोनों में से कोई एक होगा, और कौन सा होगा, उसका सही जवाब है ए। तो ये याद रखिएगा, हमेशा आप दो ऑप्शन में फंसते हो और उन दो में आपको वो ऑप्शन लेना होता है जो सही होता है। तो वो कैसे आप फिगर आउट करोगे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर मेनली इन या मोस्टली इन विच रीजन, ठीक है, भूकंप तथा ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं? भाई किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे? जहां पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत होंगी, ठीक है। तो प्लेट्यू रीजन, डीप सी प्लेन्स, कोस्टल रीजन, फोल्टेन एंड फॉल्टेन रीजन, ठीक है। अब देखो, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर इसमें से क्या चीज ज्यादा होती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उन दोनों के टकराने से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है कि नहीं? और फोल्डिंग और फॉल्टिंग की प्रोसेस के द्वारा आपका क्या बनता है? माउंटेन्स भी बनती हैं और अर्थक्वेक भी आते हैं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं, मेरे आंसर देने से पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप पॉज कर दो वीडियो को और सोचो, समझो और आंसर खुद भी देते जाओ, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी आंसर देते जाइए। देखिए आप में से कितने लोग कितना आंसर सही करते हैं, अगर पिछला वाला वीडियो देख रखा है। पिछले वाले वीडियो को देखने के बाद वीडियो को साइमल्टेनियसली देखते रहिए, पॉज करते रहिए, आंसर देते रहिए और मैच करिए कि कितने आंसर आपने सही दिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका तभी एप्लीकेबल होगा जब आप खुद इसमें इनरोल्ड होंगे, है ना। और भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सारे अपडेट्स और सारी चीज़ों का रेगुलर अपडेशन पाने के लिए डिफेंस से रिलेटेड। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाइग्नेटिक टाइडल वेव प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक आर कॉल्ड, ठीक है। भूकंप आने पर जो ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? ब्रेकर, सुनामी, करंट, ड्रिफ्ट। तो भाई देखो, सुनामी जो होती है समुद्र के अंदर आया हुआ भूकंप होता है। ये भूकंप जब समुद्र के अंदर आता है तो इसे हम बोलते हैं सुनामी। और जब यही सुनामी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है ना फ्रेंड्स, तभी ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी आपके अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आराम से पढ़िए, सोचिए और आंसर दीजिए, ठीक है। पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और पॉज करने के बाद 1 मिनट पढ़ने के बाद इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है। वो फोर्स जो अर्थ के अंदर का वॉल्केनो और अर्थक्वेक के इरप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो टेरेस्ट्रियल, टेक्टोनिक, ग्रेविटेशनल, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। तो भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बोला टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनके कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो झट से आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अगर आपने कमेंट में बता दिया होगा तो भाई आपका आंसर मैच कर लो और पता चल जाएगा कि आपने क्या सीख रहे हैं और कितना अभी आपको और ज़रूरी है चीज़ों को जानना। चलिए फ्रेंड, अब अगला ये जो है ये है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिंग ऑफ फायर का दर्शन दिखाया था, ठीक है। ये वर्ड का रफली बना मैप था। दिस इज रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से प्लेट एक इधर आ रही है और एक प्लेट इधर आ रही है, ठीक। और जब ये दोनों एरिया प्लेट्स के कन्वर्जन जोन है और जब प्लेट आके टकराती है तो यहाँ पर ट्रेंचेस डेवलप होती हैं और यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत है। कहाँ पर? ये देखो, रिंग का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, पूरा एक रिंग बन रहा है, घेरा। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो अभी पूछा रिंग ऑफ फायर के बारे में, इनमें से स्टेटमेंट को दिया गया, इट इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, इट इज एसोसिएटेड विद वॉल्केनो, इट गोज राउंड द पैसिफिक ओशन, इट इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट फायर। तो अब आपको सोचना है, समझना है और आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करिए तुरंत और अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे लिया है तो चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखो, रिंग ऑफ फायर अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ये एकदम सही है। वॉल्केनो से रिलेटेड है, ये भी सही है। पैसिफिक ओशन में ये भी सही है, ये वाला गलत है। भाई फॉरेस्ट फायर तो ऐसा कुछ होता नहीं। फॉरेस्ट फायर, पानी के अंदर फॉरेस्ट फायर कहाँ से हो जाएगा? तो इसका आंसर भाई सही क्या होगा? A1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है गाइस। अगर समझ में आ रहे होंगे तो अपना लाइक शेयर करते जाइए,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और सारे वीडियोस बनाने के। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक मुझे सजेस्ट करे हैं, उन सब पे मैं काम कर रहा हूं और उन सब पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन पहले मैं उन वीडियोस को जल्दी भेजूंगा जो मुझे लगता है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक शेयर करते जाइए। आपका लाइक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दोस्तों को बताते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते जाइए। बहुत जल्दी हम बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसकी भी सीरीज़ बनाएंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। और पहले हमारा मोटिव ये है कि भाई आपका फिज़िक्स और ज्योग्राफी का एरिया पहले हम कंप्लीट करें। बहुत से बच्चों का हिस्ट्री भी कहना है, उसको भी करेंगे। सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो धीरे धीरे सब पे मैं काम कर रहा हूँ और सबको बना रहा हूँ। तो भाई चलिए भाई, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने से आपका सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लस वहाँ पर पोल होते हैं, रेगुलर क्विज़ेस होती हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करते रहिए। और बहुत जल्दी हम अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। दोनों चैनल पर हमारे इस वीडियो के नीचे लिए गए लिंक्स के थ्रू आप हमारे सारे एरिया पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के साथ हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, इस वीडियो के साथ हमारा FB का लिंक है, फेसबुक पेज का भी, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब पे आप एसोसिएट हो जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और एग्ज़ाम को क्रैक करने में हम जितनी भी आपकी मदद करेंगे, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब करेंगे। तो गाइस चलिए, आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में। और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। जय हिंद।